हाय एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th का एक यूनिट 15 पॉलीमर्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है 3 या 4 मार्क्स का वेटेज रखता है और ये वैसे चैप्टर्स हैं जिससे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर्स हैं ये। तो शुरू करते हैं हम लोग पॉलीमर्स के बारे में। यह जो पॉलीमर्स है इसमें दो चीज़ है, पॉली प्लस मेरॉस। यही मेरॉस मर्स हो गया। पॉली कहने का मतलब हुआ मेनी, मेरॉस मीन्स पार्ट्स, मेनी पार्ट्स या मेनी मॉलिक्यूल्स हम लोग बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से यदि पॉलीमर्स को डिफाइन करेंगे तो फिर पॉलीमर्स वैसे सब्सटेंस हो गए जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, या यूँ बोले कि जो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिल करके बने हैं। मेनी पार्ट्स या मेनी मॉलिक्यूल्स, इसी को हम लोग बोल सकते हैं। लॉजिकली यदि इसको डिफाइन किया जाए तो पॉलीमर्स आर हाई molecular mass substances, each molecule of which consists of a very large number of simple structural units joined together through covalent bonds, यह हुआ इसका लॉजिकल डेफिनेशन पॉलीमर्स का, कि पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस। ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होगा ही, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना है। तो पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस ईच मॉलिक्यूल ऑफ विच, कि पॉलीमर का प्रत्येक मॉलिक्यूल बना होता है बहुत सारे सिंपल या छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के। मतलब ऐसे इसको समझो कि यदि यह पूरा एक पॉलीमर है, अब इस पॉलीमर में ऐसे इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, पॉलीमर के मॉलिक्यूल में। अब इसमें से बोल रहा है कि यह जो पॉलीमर का मॉलिक्यूल है, फिर यह मॉलिक्यूल बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना है, और ये सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहेंगे थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड। यह डेफिनेशन का कंप्लीट मतलब हुआ कि पॉलीमर्स जिनका मॉलिक्यूलर मास काफ़ी ज़्यादा होता है, और इस पॉलीमर का प्रत्येक मॉलिक्यूल आगे बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से ऐसे बने होते हैं, और ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं किस बॉन्ड से? कोवैलेंट बॉन्ड से। ऑब्वियसली ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो कोवैलेंट बॉन्ड ही बनना है यहाँ। तो अब इस तरह से कंप्लीट जो है डेफिनेशन पॉलीमर का हम लोग दे सकते हैं कि पॉलीमर वे सब्सटेंस हुए जिनका मॉलिक्यूलर मास काफ़ी ज़्यादा होता है, हजारों में, और इस सब्सटेंस का प्रत्येक मॉलिक्यूल बना होता है बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से। वही छोटे मॉलिक्यूल को हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट बोल रहे हैं, और वे सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़े हैं किस बॉन्ड से? कोवैलेंट बॉन्ड से। मतलब ये सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल करके पहले एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाए, और वही पॉलीमर का मॉलिक्यूल हुआ, और वही सारे मॉलिक्यूल फिर जो है उस पॉलीमेरिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं। अब इसमें से यह जो एक मॉलिक्यूल है जो जुड़ करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल, एक पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल बनाया, इस एक सिंगल मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं मोनोमर। इस एक सिंगल मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं।
मोनो का मतलब एक और मर का मतलब वही पार्ट, तो एक पार्ट हुआ मोनोमर और वही एकक पार्ट आपस में जुड़ते गए, बहुत सारे मोनोमर्स आपस में कंबाइन करते गए, तो वही फिर बन गया क्या, पॉलीमर, है ना। तो प्रत्येक मॉलिक्यूल जो रिपीट हो करके, जो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन की, तो वही एक प्रत्येक सिंगल यूनिट कहलाता है मोनोमर। और यह जो प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे मोनोमर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं और जुड़ करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। या प्रोसेस क्या कहलाएगा, पॉलीमराइजेशन। जैसे इसको ऐसे हम लोग समझें कि मान लो ये सारे मॉलिक्यूल है, इसमें से एक सिंगल मॉलिक्यूल ही कहलाएगा मोनोमर, ठीक। अब यहाँ एक प्रोसेस होगा पॉलीमराइजेशन। प्रोसेस होगा मतलब इसमें टेम्परेचर प्रेशर की आवश्यकता हो सकती है, कोई कैटलिस्ट का ज़रूरत पड़ सकता है, तो इस सब का इन्वॉल्वमेंट के बाद ये प्रोसेस के दरमियान क्या होगा कि ये जो सारे सिंपल यूनिट हैं ये आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे और यही बन गया पॉलीमर, ठीक है। तो मोनोमर का पॉलीमर में बदलने का प्रोसेस कहलाया पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर क्या हुआ, तो वह सब्सटेंस जो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना है। इवेन ये जो सारे मॉलिक्यूल हैं अलग नहीं होते हैं, जैसे बोलोगे कि मॉलिक्यूल अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सारे मॉलिक्यूल्स अलग नहीं हैं, एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है और वही बार बार रिपीट किया है। जैसे मान लो कि एक टाइप का मॉलिक्यूल ही हुआ, एक टाइप का ऐसे मान लो, फिर एक ऐसे मान लो, फिर एक ऐसे मान लो, ये सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स जुड़ करके पॉलीमर बनाते हैं, नहीं, यही सेम मॉलिक्यूल रिपीट करता है। हो सकता है बीच में कोई और आ जाए, ऐसे ऐसे इस तरह से रिपीटेशन होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स। मोनोमर को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स, कि एक ही प्रकार के जो सब्सटेंस या मॉलिक्यूल हैं सिंपल से, वही बार बार रिपीट करते हैं और वे रिपीट करते हैं इस प्रकार से कि आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद जो है फॉर्मेशन करते हैं किसका, पॉलीमर का। तो समझ गए बात का कि पॉलीमर में जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे मॉलिक्यूल अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि एक या दो टाइप के मॉलिक्यूल आपस में ऐसे रिपीट करते हैं बार बार और रिपीट करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको कि हम लोग पॉलीमर का नाम देते हैं। तो ये हो गया यहाँ से। तो मोनोमर, पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन समझ गए हम लोग। एग्जाम्पल के लिए जैसे इथीन का मॉलिक्यूल है, ठीक, एन मॉलिक्यूल हम लोग ले लिए इथीन का और पॉलीमराइजेशन किए इसका। तो एन मॉलिक्यूल इथीन का लेकर के जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो बनेगा क्या, ऐसा, ये कहलाता है पॉलीथीन। पॉलीथीन माने बहुत सारा इथीन, पॉली का मतलब मेनी, थीन माने इथीन, तो बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए तो कहलाया पॉलीथीन। माने ऐसे है, यहाँ इथीन के मॉलिक्यूल इस प्रकार से अलग अलग हैं, सारे सेम मॉलिक्यूल हैं, सारे इथीन हैं, और यही सब मॉलिक्यूल जो है आपस में यहाँ जुड़ गया ऐसे, तो यही पॉलीथीन बन गया। तो यह इथीन इस केस में कहलाएगा मोनोमर, इथीन इज द मोनोमर, पॉलीथीन इज द पॉलीमर, and the process by which ethene is get converted to polythene is called polymerization। अब इसमें से जैसे शुरू में बताए थे कि जो पॉलीमर्स हैं वे हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस होते हैं। तो हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहलाते हैं, वे मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहलाते हैं। तो यह मैक्रोमॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स क्या दोनों सेम हैं या अलग अलग हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम लेकर के चले, क्लोरोफिल, और इसी में एक एग्जाम्पल लेकर के चले सेलुलोज, ठीक। सेलुलोज
इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग ग्लूकोज यूनिट, कि बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, तो ये सेलुलोज कहलाता है। कैसा कॉम्बिनेशन है, क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग देख चुके हैं। क्या क्लोरोफिल में भी ऐसे ही रिपीटिंग यूनिट है? नहीं। क्लोरोफिल में हम लोग जानते हैं एक मैग्नीशियम है, इसके अगल बगल बड़ा सा रिंग बना होता है ऐसे। तो क्लोरोफिल में कोई रिपीटिंग यूनिट नहीं है, मतलब कोई मॉलिक्यूल बार बार रिपीट करके इसका फॉर्मेशन नहीं किया है, बस एक सिंगल सा बड़ा सा मॉलिक्यूल इसमें होता है। तो कहने का मतलब सेलुलोज में रिपीटिंग यूनिट है, जबकि क्लोरोफिल में जो है कोई रिपीटिंग यूनिट नहीं है, नो रिपीटिंग यूनिट। तो यह क्लोरोफिल पॉलीमर नहीं कहलाएगा, ऑल्दो बोथ आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। सेलुलोज भी एक बड़ा मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल भी एक बड़ा मॉलिक्यूल है, लेकिन क्लोरोफिल को आप पॉलीमर नहीं बोल सकते हो, सेलुलोज को मैक्रोमोलिक्यूल बोल सकते हो। मतलब सारे पॉलीमर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, लेकिन सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स नहीं हो सकते हैं। अंतर समझ रहे हो ना? पॉलीमर्स में खाली याद रखना कि रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, कि सेम यूनिट उसमें कई बार रिपीट करता है, जुड़ता है कई बार रिपीट करके, तब फॉर्मेशन होता है पॉलीमर का। जबकि मैक्रोमोलिक्यूल में सेम यूनिट कई बार रिपीट नहीं करता है, इसमें रिपीटेशन नहीं होता है। तो रिपीटेशन जिसमें हो वही पॉलीमर कहलाता है, जिसमें रिपीटेशन नहीं हो नहीं कहलाएगा। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल दोनों हो जाएंगे। बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल मतलब जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा हो, सिंपल सी बात है, साइज के आधार पे हो चाहे मास के आधार पे देखें हम लोग, तो मैक्रोमोलिक्यूल हुआ। तो ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट द पॉलीमर्स। समझ गए इस बात को? तो अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिक सा इंट्रोडक्शन समझ गए, पॉलीमर क्या है, मोनोमर क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर में क्या अंतर है। अब आगे हम लोग आए इसमें क्लासिफिकेशन इसका, होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स, होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, तो वह पॉलीमर जो सेम स्ट्रक्चरल यूनिट का रिपीटेशन से बना है। सेम स्ट्रक्चरल यूनिट का रिपीटेशन नहीं, रिपीटेशन ऑफ सेम स्ट्रक्चरल यूनिट। और कोपॉलीमर मतलब इसमें जो रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल यूनिट। मतलब समझो ऐसे कि होमोपॉलीमर है तो इसमें ये जो सारे मोनोमर हैं सब एक ही जैसे होंगे, इसमें अलग होगा ऐसे। रिपीटेशन यहाँ भी होगा, लेकिन देखो ये अलग अलग है, ये अलग मोनोमर हुआ, ये अलग मोनोमर हुआ, डिफरेंट मोनोमर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। और यहाँ ये सेम है, सेम टाइप ऑफ मोनोमर, यही अंतर है, सेम टाइप ऑफ मोनोमर। तो वैसे पॉलीमर्स जो एक ही टाइप के मोनोमर का रिपीटेशन से बने हों तो वे होमोपॉलीमर्स कहलाएंगे, और जो अलग अलग प्रकार के मोनोमर का रिपीटेशन से बने हों वे कोपॉलीमर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल कई हैं, जैसे अभी हमने पॉलीथीन का एग्जाम्पल देखा, इसके अलावे आगे हम लोग पढ़ेंगे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएस्राइलोनाइट्राइल, ऐसे कई हैं। कोपॉलीमर्स की बात करेंगे तो इसमें जैसे बूना एस होता है, बूना एन है, ऐसे ही नाइलॉन 66 है, ऐसे कई हैं जो आगे हम लोग चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम में आता है डेफिनेशन कि होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में क्या अंतर है। तो अंतर बस यही सिंपल सा है कि होमोपॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ सेम स्ट्रक्चरल यूनिट, रिपीटेशन ऑफ सेम स्ट्रक्चरल यूनिट, while copolymers are the repetition of different types of structural units या different types of monomers। ठीक है, तो इस बात को जो है हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब ये जो मोनोमर्स हैं, चाहे वे सेम टाइप के हों या अलग टाइप के हों,
तो वे जिस तरह से कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, वह कॉम्बिनेशन कई प्रकार से हो सकता है। तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के आधार पे जो है हम लोग क्लासिफाई करते हैं पॉलीमर को, और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के पहले भी हम लोग फोर्स के आधार पे जो है उसको क्लासिफाई करते हैं, और फोर्स के साथ ही साथ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के आधार पे। तीन चीज़ अभी जो हम लोग एक क्लासिफिकेशन किए पॉलीमर का, वह किए थे टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट पर। पहला क्लासिफिकेशन जिसमें होमो और कोपॉलीमर देखे, फिर होगा सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी पर एक क्लासिफिकेशन इस आधार पे है, फिर है स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट पर, फिर है क्लासिफिकेशन इसका ऑपरेटिंग फोर्सेस के आधार पे, ऑपरेटिंग फोर्सेस के आधार पे, फिर है मोड ऑफ सिंथेसिस कि पॉलीमर किस प्रकार से बनते हैं, मोड ऑफ सिंथेसिस इसके आधार पे। तो ये टोटल 5 बेसिस है। इसमें से एक हम लोग देख लिए स्ट्रक्चरल यूनिट के टाइप के आधार पे पॉलीमर होमो हुए और कोपॉलीमर्स। अब हम लोग सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के आधार पे देखेंगे, फिर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, फिर ऑपरेटिंग फोर्सेस और फिर मोड ऑफ सिंथेसिस। इस आधार पे ही पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया गया है। तो सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी कहने का मतलब कि वह कहाँ से अवेलेबल हो रहा है पॉलीमर, इस आधार पे 3 कैटेगरी में रखा गया है पॉलीमर्स को। 3 कैटेगरी में सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के आधार पे 3 है। नेचुरल पॉलीमर, फिर है सिंथेटिक पॉलीमर, फिर है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ये 3 कैटेगरी के हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि नेचुरल पॉलीमर मतलब जो नेचुरली मिला हो, जिसको हम लोग नहीं बनाए हैं, जिसको हम लोग बना भी नहीं सकते हैं। तो नेचुरल पॉलीमर मतलब जो नेचुरली मिलता हो। जैसे इसके कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट में सब हम लोग पढ़े हैं, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, दीज ऑल आर नेचुरल पॉलीमर्स जो नेचुरली मिलते हैं। इसको हम लोग नहीं बनाए हैं, स्टार्च हम लोग नहीं बना सकते। प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है नेचुरली होता है एक लिविंग बॉडी में, वैसे ग्लाइकोजेन है, न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए वगैरह। तो ये सभी नेचुरल पॉलीमर हैं, और ये सब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में देख चुके हैं कि कौन क्या चीज़ से मिल करके बना हुआ है। सिंथेटिक पॉलीमर की बात करें, कई एग्जाम्पल्स हैं, और पूरे सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेचुरल पॉलीमर जो थे सब तो बायोमोलिक्यूल्स में हमने देख लिया ना, सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में ही इसमें पढ़ेंगे। जैसे पॉलीथीन हुआ, भगवान इसको बना करके नहीं भेजे हैं, हम लोग बनाते हैं। टेफ्लॉन, कई हैं ऐसे, बेकेलाइट, डैक्रोन, ऐसे कई हैं, बुनाएस, बुनाएन, कई प्रकार के। अब ये हो गया सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर मतलब जो कंप्लीटली नेचुरल हो, जिसको हम लोग नहीं बनाए हैं, गॉड गिफ्टेड है। सिंथेटिक पॉलीमर कहने का मतलब हुआ जिसको पूरी तरह से हम ही लोग बनाए हैं। बचा सेमी सिंथेटिक। तो सेमी सिंथेटिक कहने का मतलब कि है नेचुरल, लेकिन इसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन किया गया है, और कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन करने के बाद फिर हम लोग को पॉलीमर मिला हो। तो वह पॉलीमर जो नेचुरली अवेलेबल है,
लेकिन उसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन किया गया है तब उसका यूज किया जा रहा हो, मतलब आधा काम नेचुरल है, आधा हम लोग किए हैं सिंथेटिकली, तो यह जो पूरा हुआ वही कहलाएगा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे वल्केनाइज्ड रबर, आगे हम लोग देखेंगे वल्केनाइज्ड रबर। रबर नेचुरल है, इसमें हम लोग कुछ काम करते हैं जो वल्केनाइजेशन कहलाता है, तब जो पूरा मिला वल्केनाइज्ड रबर, दिस इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ऐसा तो इस तरह से या सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के आधार पे पॉलीमर्स हुए नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। जो कंप्लीटली गॉड गिफ्टेड हो नेचुरल, जो पूरी तरह से हमने बनाया हो, सिंथेटिक मिला हो गॉड से, लेकिन इसमें अपना कुछ कारनामा किए, कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन किया गया हो, मतलब कुछ उसमें मिलाया गया हो, आगे हम लोग देखेंगे, तो ये कहलाएंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। उसके बाद स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के आधार पे, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के आधार पे अब देखेंगे। तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के आधार पे जो है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के आधार पे सबसे पहले तो ये तीन हैं, लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर, फिर है ब्रांच्ड पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, और फिर है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ये तीन हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ये तीन होते हैं इसमें, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो जैसे मान लें कि ये सभी मोनोमर हुए, अब यदि ये मोनोमर कंटिन्यूअसली एक के बाद एक जुड़े हों, जुड़ करके एक लीनियर चेन बनाते हो, लीनियर चेन शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ स्ट्रेट चेन। लीनियर चेन को हम लोग स्ट्रेट चेन नहीं समझेंगे, कंटिन्यूअस चेन होना चाहिए ऐसा। तो यदि इस प्रकार का अरेंजमेंट हो, जितने भी मोनोमर यूनिट हैं वे सारे एक के बाद एक लगातार जुड़े गए हों लीनियर चेन में, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग लीनियर पॉलीमर के नाम से जानते हैं। वही ब्रांच्ड पॉलीमर की बात करें तो पहले लीनियर चेन तो इसमें भी बनेगा ऐसा, ये सभी मोनोमर हैं, जो राउंड राउंड कर रहे हैं सभी मोनोमर हैं ऐसे, लीनियर चेन तो यहाँ भी बनेगा, लेकिन इसके अलावे ब्रांचिंग भी होगा, इस तरह से ब्रांचिंग भी होगा यहाँ ऐसा। तो ये हुआ लीनियर चेन, लीनियर अरेंजमेंट, और दिस वन इज ब्रांचिंग। तो यदि मोनोमर यूनिट लीनियरली तो जुड़े ही हों, उसके अलावे वे यदि ब्रांच के रूप में भी हो, तो उसी को हम लोग ब्रांच्ड पॉलीमर के नाम से भी जानते हैं। अब आ गया क्रॉस लिंक्ड। तो क्रॉस लिंक्ड में क्या होगा कि जैसे ऐसे दो तीन लीनियर चेन है पॉलीमर के लिए ऐसा, फिर एक और है इस प्रकार से, ऐसे कई पॉलीमेरिक चेन हैं। अब इसी में यदि इसी में कहीं क्रॉस लिंकिंग हो, इस तरह के ये दोनों आपस में ऐसे जुड़े हुए हों, दिस इज क्रॉस लिंकिंग, क्रॉस लिंकिंग। तो फिर ऐसे पॉलीमर को जो है हम लोग क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के नाम से जानते हैं। अब यदि स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हम लोग कंसिडर किए तीनों का, तो इस आधार पे अब हम लोग प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या देखेंगे सो देखो, पहले तो लीनियर पॉलीमर में क्या देखें कि सारे मोनोमेरिक यूनिट एक के बाद एक लगातार जुड़े हैं, एक लीनियर चेन बन रहा है। ब्रांच में कि लीनियर चेन के अलावे भी इधर उधर मोनोमर यूनिट जुड़ेंगे, और क्रॉस लिंकिंग में कि ऐसे बहुत सारे पॉलीमेरिक चेन हैं आपस में क्रॉस लिंकिंग से जुड़े होंगे यहाँ। अब प्रॉपर्टीज की यदि हम लोग बात करें तो लीनियर पॉलीमर है तो इसमें एक सिंगल सा अरेंजमेंट होगा ऐसे करके, तो ऐसे कई पॉलीमेरिक चेन जो है एक दूसरे से अरेंज्ड होंगे ऐसे सट सट करके ऐसा।
फिर ऐसे ही हम लोग इस तरह का ऐसे कई चेन अरेंज हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये सारे चेन एक दूसरे के सफिशिएंटली क्लोज होंगे, एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होंगे, और एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होंगे तो इनके बीच जो फोर्स ऑपरेट होगा वह रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होगा, और रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो ये रिजिड होंगे। रिजिड होने का मतलब हुआ कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब पुलिंग स्ट्रेंथ, जल्दी खिंचाएगा नहीं, इसको खींचोगे तो जल्दी खिंचाएगा नहीं, क्योंकि ऐसे स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े रहेंगे सभी। उस हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट वगैरह भी हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह भी क्या होगा, हाई होगा। डेंसिटी भी हाई होगा, क्योंकि कम से कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे ये सभी। तो लीनियर पॉलीमर इज द टफेस्ट वन, मोस्ट रिजिड, हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ, और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका बहुत ज़्यादा होगा। वही पॉलीमेरिक चेन को आप ब्रांच्ड चेन में देखना चाहोगे तो इसमें तो यह ब्रांचिंग लगा हुआ है ना, तो ब्रांचिंग के चलते क्या हुआ कि जैसे मान लो कि यह पॉलीमेरिक चेन है, इसमें इस तरह का ब्रांचिंग है, तो जब इसमें अगला पॉलीमेरिक चेन आएगा तभी पूरा सट तो नहीं सकता इसमें, क्या कि यह ब्रांच है इसको रोकेगा ऐसे, फिर अगला आएगा तो ये भी नहीं पूरा सट पाएगा। तो एक क्या होगा कि यहाँ एक तो ये लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करने वाले हैं, वॉल्यूम ज़्यादा, और यदि वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी फिर क्या हो जाना है, कम। और चूंकि पॉलीमेरिक चेन यहाँ दूर है तो यहाँ जो फोर्स ऑपरेट होगा वह रिलेटिवली वीक फोर्स होगा, और जब रिलेटिवली वीक फोर्स होगा तो आसानी से खिंचा जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होना है, लीनियर के तुलना में तो कम ही होना है, लीनियर के तुलना में जो है कम ही होगा इसका। और सबसे कम जो है हो जाएगा किसका, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का, सबसे कम, लेस्ट सबसे कम इसका होना है क्रॉस लिंक का। ठीक है, तो यह जो क्लासिफिकेशन हम लोग देखे, 3 क्लासिफिकेशन देखे हम लोग, एक किस टाइप के मोनोमर यूनिट से वे बने हैं, होमो कोपॉलीमर, फिर दूसरा उसका अवेलेबिलिटी कहाँ से अवेलेबल हो रहा है, तो उसमें हमने देखा क्या, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, और फिर ऐसा स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के आधार पे लीनियर, ब्रांच्ड चेन और क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो प्रॉपर्टी भी सबका हम लोग समझ गए इसी आधार पे कि लीनियर सबसे ज़्यादा टफ होना है, रिजिड होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होगा, रीजन कि बहुत सारे पॉलीमेरिक चेन एक दूसरे से सफिशिएंटली क्लोज होंगे और वे एक दूसरे से जुड़े रहेंगे एक मजबूत फोर्स से, जबकि ये दोनों में ऐसा बात नहीं है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे कम और इसका तो और भी कम हो जाएगा, रीजन कि पॉलीमेरिक चेन उतने सफिशिएंटली क्लोज नहीं हो पाएंगे एक दूसरे से। तो ये सारे फैक्ट्स नोट्स में एक्सप्लेन है, वहाँ से इसको देखोगे तो बाकी के जो और क्लासिफिकेशन बच गए वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।